हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे सेबी सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ मई। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सर्कुलर की तरफ। सबसे पहला सर्कुलर हमारा बेस्ड ऑन परवा फ्रेमवर्क के ऊपर। तो यहाँ पे परवा की फुल फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो कि क्या है, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। अब यहाँ पे क्या किया है सेबी ने, ये परवा फ्रेमवर्क इसलिए लाया गया है क्योंकि ये देखो, इंडिया में आजकल क्या ट्रेंड चला है, बहुत जल्दी पैसे कमाने का। तो उसके लिए क्या है, काफी ज्यादा लोग मिसलीडिंग एड्स दे रहे हैं कि आप हमारे फंड में इन्वेस्ट कीजिए, हमने पिछले 10 साल में 5 साल में इतने का CAGR दिया है, इतने परसेंट की रिटर्न दी है। और वो उसमें से 2-3 जो रिटर्न्स होती हैं वो जेन्युइन होती है, बाकी वो फ्रॉड ही डिस्प्ले कर रहे होते हैं। पर इस फ्रॉड की वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनका पैसा ब्लॉक हो जाता है और उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है मार्केट में। तो उन सब से बचने के लिए, अपने रिटेल कस्टमर्स को उन सब चीज़ों से बचाने के लिए सेबी ने क्या किया, ये प्रवा फ्रेमवर्क लेकर आई। इसमें क्या होगा, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होंगी, उनको क्या दिया जाएगा, प्रवा के अंडर लाइसेंस दिया जाएगा कि भाई कोई भी क्लेम अगर दे रहा है कि भाई हमारे फंड ने पिछले 10 साल में इतने का रिटर्न दिया है, उसको आपने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला रिकॉग्निशन किसको मिला है एज अ परवा, कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को मिला है, वो है हमारी केयर रेटिंग लिमिटेड। केयर रेटिंग लिमिटेड जो है हमारी, इसको सबसे पहला रिकॉग्निशन मिला है टू वर्क एज अ परवा। अब इसका काम क्या होगा, सपोज एक फंड है हमारा XYZ फंड, और ये बोल रहा है कि हमने लास्ट 10 ईयर्स में 20% का CAGR दिया है। ठीक है, ये इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी कि आप हमारे फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमने लास्ट 10 ईयर्स में 20% का CAGR दिया है। अब इस फंड को वेरीफाई कौन करेगा, परवा। परवा, अब यहाँ पे परवा के अंदर किसको रिकॉग्नाइजेशन मिली है, सबसे पहले केयर लिमिटेड को। तो ये जो केयर रेटिंग लिमिटेड है, ये इस फंड की पूरी जांच पड़ताल करेगी कि भाई 10 साल में 20% का CAGR मिला भी है कि नहीं मिला है, ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, केयर ने XYZ फंड की अब डिटेल चेक करेगी पूरे 10 साल का। तो इसको ये पूरे 10 साल का डाटा कहाँ से मिलेगा, तो इसको डाटा प्रोवाइड करेगा कौन, इनको डाटा प्रोवाइड करेगा PDC। PDC क्या है, परवा डाटा सेंटर। तो जब भी कभी परवा के अंडर किसी कंपनी को लाइसेंस दिया जाएगा टू वर्क एज अ परवा, तो उसके साथ ही साथ एक और चीज बनाई जाएगी, वो क्या है, PDC, परवा डाटा सेंटर, जो उस कंपनी को पूरा डाटा प्रोवाइड करेगा। अब ये XYZ फंड जो है, इसने 10 साल में 20% का CAGR दिया है। अब ये चेक कैसे करेंगे हम, इसके पूरे 10 साल की इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करेंगे कि भाई इसमें कितना पैसा लगा था, कितने इन्वेस्टर्स को वापस मिले हैं, कितनी रिटर्न आई है, वो सब कैलकुलेट किए जाएंगे। तो उसके लिए डाटा चाहिए होगा, वो डाटा कौन प्रोवाइड करेगा, ये PDC। PDC क्या है, हमारा परवा डाटा सेंटर। और परवा डाटा सेंटर किसको बनाया गया है अभी, तो ये बनाया गया हमारा NSE को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो केयर रेटिंग लिमिटेड है, ये क्या करेगी काम एज अ परवा, और इस केयर रेटिंग लिमिटेड का PDC कौन होगा, NSE। NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये हमने पहले चलाया था पायलट बेसिस पे, पायलट बेसिस पे चलाया था 8 दिसंबर 2025 से। अब इसको हम फुल फ्लैज चलाएंगे कब से, 4 मई 2026 से इसको फुल फ्लैज चलाएंगे। अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन तो बन ही सकता है कि सबसे पहले परवा का लाइसेंस किसको दिया गया है, वो है हमारा केयर रेटिंग लिमिटेड का। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई सबसे पहला PDC कौन है, वो है हमारा NSE। ठीक है, पर यहाँ पे क्वेश्चन और भी बन सकता है कि अगर एक कंपनी है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, वो चाहती है परवा की तरह काम करना, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले उनके पास 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनकी नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ रुपए की होनी चाहिए, और कम से कम उन्होंने 250 रेटिंग ऑफर कर दी होनी चाहिए। देखो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम क्या होता है, कोई भी जैसे बॉन्ड्स इशू करता है, ठीक है, कुछ भी इशू करता है, तो उसको रेटिंग प्रोवाइड करती है। तो वही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी परवा के लिए एलिजिबल होंगी जिनके पास 15 साल का ऑपरेशन एक्सपीरियंस होगा, 100 करोड़ की नेटवर्थ होगी, और कम से कम 250 रेटिंग्स इशू कर दी होनी चाहिए उन्होंने। ठीक है, और उनके पास एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी होना चाहिए। और वहीं अगर हम PDC की बात करें कि अगर एक किसी कंपनी को PDC बनना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहली बात कि उसको भी कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी नेटवर्थ 200 करोड़ की होनी चाहिए, उसके नेशन वाइड टर्मिनल्स होने चाहिए, ठीक है, हर जगह पे टर्मिनल्स होने चाहिए, और उसके पास भी एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन इनविट्स के ऊपर। इनविट्स क्या होता है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब इसका काम क्या होता है, देखो, इनविट एक तरीके से क्या करता है, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करता है। ये क्या करता है,
पूल करता है मनी, मनी को पूल करता है फ्रॉम इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा किया, अब इसको क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर एसिड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर एसिड्स में इन्वेस्ट करेगा। जैसे कि हमारे हाईवे हो गए, या फिर हमारा पावर ट्रांसमिशन हो गया, लाइंस, पावर ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं, या गैस पाइपलाइंस होती हैं, या फिर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन सबको में क्या करेगा, ये इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्ट का काम क्या होता है, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करना और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना। अब यहाँ पे सेबी ने क्या बोला था, सेबी ने बोला था जो भी इन्विट है हमारा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये क्या करेगा, जो इसका एसेट है, जो इसका एसेट है उसके 49% से ज्यादा उधारी नहीं करेगा, उसके 49% से ज्यादा उधारी नहीं करेगा। अब इन्विट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस कैसे करता था, या तो इन्वेस्टर के मनी से, या फिर वो बैंक से लोन लेगा। क्या करेगा, देखो, या तो इन्वेस्टर से मनी लेगा, इन्वेस्टर से मनी लेगा इक्विटी के रूप में, या फिर बैंक से लोन लेगा डेट के रूप में, फिर इस पैसे को क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में। पर यहाँ पे जितना ज्यादा अगर आप पैसा उधार लोगे उतना ज्यादा क्या बढ़ जाता है, एक फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। तो सेबी ने क्या कर रखा है, यहाँ पे कैप लगा रखी है कि आप जिस भी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके 49% से ज्यादा, 49% से ज्यादा आप क्या उधारी नहीं ले सकते। पर अब सेबी ने क्या किया है, अब सेबी ने कुछ चेंजेस लाए हैं। अब सेबी ने क्या बोला है, आप 49% से ज्यादा उधारी कर सकते हो, पर यहां पे कंडीशन क्या है, ये जो आप 49% से ज्यादा पैसा उधार लोगे उसको आप सिर्फ 3 जगह पे यूज कर सकते हो। वो 3 जगह कौन सी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जैसे आपने एक हाईवे बना रखा है, आपने एक हाईवे बना रखा है, अब उसमें आपने एक लेन और जोड़नी है, एक लेन और जोड़नी है, तो उसके लिए आप 49% से ज्यादा बोरोइंग जा सकते हो, ठीक है। फिर आपने जैसे पावर ट्रांसमिशन लाइन बना रखी है, पावर ट्रांसमिशन लाइन बना रखी है, जैसे कि ये एक पोल है और ये एक पोल है और यहां से ऐसे तारें जा रही हैं, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन लाइन बना रखी है। अब आप चाह रहे हो कि इसमें हम हाई टेंशन वायर भी लेकर जाए, तो वो क्या हुआ, कैपिटल का एक्सपेंडिचर हुआ, जिससे क्या हुआ, इन्हांसमेंट हुई, आपने जो प्रोजेक्ट बना रखा है उसमें कुछ चीज इंक्रीज हुई, तो उसके लिए आप 49% से ज्यादा उधारी कर सकते हो। दूसरा, आप मेंटेनेंस के लिए, जैसे आपने हाईवे बना रखा है, अब हाईवे कभी टूटेगा, अब जैसे बरसात आएंगी तो कोई लैंडस्लाइड होगा, कुछ नुकसान होगा हाईवे को, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए आप 49% से ज्यादा बोरोइंग कर सकते हो। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, रीफाइनेंसिंग के लिए भी आप उधारी कर सकते हो। देखो, रीफाइनेंसिंग मतलब आपने एक लोन ले रखा है और आप क्या कर सकते हो, एक और लोन लेके इस पुराने वाले लोन को रीपे कर सकते हो। अब ऐसा क्यों करती है कोई कंपनी, देखो इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी क्या होता है, देखो कंपनी ने जैसे, अब आपने कोई लोन अगर 2020-21 में ले रखा होगा कोरोना के टाइम पे, उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा डाउन थे, अब काफी ज्यादा हाई है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि सपोज एक कंपनी है, एक कंपनी है हमारी 123 प्राइवेट लिमिटेड, इसने क्या था 2010 में सपोज, 2011 में सपोज लोन लिया था हाईवे के लिए, और उस टाइम इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा था सपोज 12% का, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, जैसे 2020 आया, कोरोना का टाइम आया, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा डाउन हो गए, तब वो क्या कर सकता है, दोबारा से नया लोन ले सकता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम है, और वो जो लोन का पैसा आएगा उससे पुराने वाला लोन भर देगा वो। तो ये क्या होता है, रीफाइनेंसिंग, एक लोन के ऊपर आप दोबारा से लोन ले रहे हो ताकि पुराने वाला लोन रीपे कर दो। एक तो इसलिए कंपनियां करती हैं कि कभी कभी उनको ज्यादा अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन मिलती है नई लोन्स में, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है, लोन टेन्योर ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, मोनिटोरियम पीरियड मिल रहा है, तो वो दोबारा रीफाइनेंसिंग कर देते हैं और पुराने लोन को बंद कर देते हैं। कभी कभी मजबूरी होती है कि उनके पास पैसा नहीं होता लोन को रीपे करने के लिए, कि उन्होंने सोचा था कि हाईवे हम बना देंगे 5 साल में, बनते बनते 10 साल लग गए उसको, अभी तक हाईवे कंप्लीट नहीं हुआ है, और जब तक हाईवे कंप्लीट नहीं होगा उनको रिटर्न नहीं आएगी,
जाएगी, तो वो लोन कैसे रीपे करेंगे। तो इसलिए भी वो कभी कभी क्या करते हैं कि दोबारा से नया लोन ले लेते हैं, पुराने वाले को भर देते हैं, और फिर नए वाले लोन, जब तक लोन की पेमेंट करने की बारी आएगी तब तक उनका हाईवे भी कंप्लीट हो जाएगा और उनको खर्चा पानी भी आने लग पड़ेगा और वहां से वो ईएमआई चुका सके। तो यहाँ पे क्या है कि आप 49% से ज्यादा बोरिंग कर सकते हो सिर्फ तीन चीज के लिए, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, एक मेंटेनेंस के लिए और एक रीफाइनेंसिंग के लिए। अब यहाँ पे सेबी ने साफ साफ बोला है कि रीफाइनेंसिंग में हम सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू इंक्लूड करेंगे, आपकी इंटरेस्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे एक कंपनी है, उसने लोन ले रखा है, ठीक है, लोन ले रखा है 500 करोड़ का, ठीक है, लोन ले रखा है 500 करोड़ का, मतलब 500 करोड़ उसका बचा हुआ है, लोन जितने मर्जी का ले हो 500 करोड़ बचा हुआ है। इसका इंटरेस्ट बनता है, सपोज इंटरेस्ट बनता है 30 करोड़, इसने लोन थोड़ा सा लेट कर दिया, इसमें सपोज पेनल्टी भी पड़ती है, पेनल्टी पड़ती है सपोज 5 करोड़ की। तो यहाँ पे ये कंपनी कह रही है कि भाई आपने बोला आप 49% से ज़्यादा का बोरोइंग कर सकते हो, रीफाइनेंसिंग भी उसमें इंक्लूडेड है। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम रीफाइनेंसिंग के लिए दोबारा से लोन लेना चाहते हैं। तो कंपनी कितना लोन ले सकती है रीफाइनेंसिंग के थ्रू, सिर्फ 500 करोड़। ये जो 30 करोड़ और 5 करोड़ जो कि इंटरेस्ट और पेनल्टी के रूप में है, ये कंपनी को अपनी जेब से भरना पड़ेगा या इसका बंदोबस्त कंपनी को खुद करना पड़ेगा। ये आप ऐसा नहीं बोल सकते कि देखो 500 करोड़ का लोन था, 30 करोड़ हमारा इंटरेस्ट हो गया, 5 करोड़ हमारी पेनल्टी होगी, तो 535 करोड़ हम बोरोइंग कर लेते हैं, क्योंकि आपने ही तो बोला था कि रीफाइनेंसिंग के लिए आप 49% से ऊपर भी जा सकते हो। तो सेबी ने साफ साफ बोला है कि रीफाइनेंसिंग में हम सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट कंसिडर करेंगे, इंटरेस्ट या कोई पेनल्टी होगी उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा इसका क्रक्स क्या था कि इन्विट्स में क्या था कि आप अगर कोई एसेट बना रहे हो, आप किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप सिर्फ उस एसेट का 49% बोरो कर सकते हो। ठीक है, पर अब सेबी ने क्या बोला है, आप 49% से ज्यादा भी बोरो कर सकते हो, पर कंडीशन क्या है, जो 49% से ज्यादा बोरो करोगे वो वाला पैसा सिर्फ तीन चीज में आप लगा सकते हो, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में, या रिपेयर में, या फिर रीफाइनेंस में। और रीफाइनेंस में भी हम आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट रीफाइनेंस करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए ही आप रीफाइनेंसिंग लोगे, उसमें इंटरेस्ट या कोई पेनल्टी कंसिडर नहीं की जाएगी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन गरुड़ा मैकेनिज्म के ऊपर। अब यहाँ पे ये जो गरुड़ा मैकेनिज्म है, ये अभी सेबी ने प्रपोज्ड किया है, ठीक है, इसको सामने रखा है, प्रस्ताव रखा है, अब ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे गरुड़ा की फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है। गरुड़ा की फुल फॉर्म क्या है, जी से हो गया हमारा ग्रीन चैनल, ए से हो गया हमारा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जिसे हम एआईएफ बोलते हैं। ठीक है, आर से रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट, ये है हमारी गरुड़ा की फुल फॉर्म। और ये किसके लिए बनाई गई है, एआईएफ स्कीम्स के लिए, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड स्कीम्स के लिए बनाई गई है। एआईएफ क्या होता है, हमारा एक तरीके का म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हमारे को प्रॉफिट दे सकता है, पर ये म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होता है। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में ये समझ लीजिए, एआईएफ क्या है, म्यूचुअल फंड ही होता है एक तरीके का। ठीक है, इसके वैसे तीन पार्ट होते हैं, एआईएफ 1, एआईएफ 2, एआईएफ 3। ठीक है, पर उतना डीपर नहीं जाएंगे अभी, यहाँ पे ये बात समझते हैं। तो गरुड़ा का काम क्या है यहाँ पे, तो देखो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो अपना एआईएफ लॉन्च करना चाहती है, एआईएफ स्कीम लॉन्च करना चाहती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करना पड़ेगा, एक इन्वेस्टर बैंकर को, मर्चेंट बैंकर जिसको बोलते हैं, उसको हायर करना पड़ेगा। मर्चेंट बैंकर को हायर किया, फिर ये क्या बनाएंगे, पीपीएम बनाएंगे, प्रोसेसिंग ऑफ प्लेसमेंट मेमोरेंडम, जिसमें ये पूरी चीजें डिटेल में शो कर देंगे कि एआईएफ स्कीम में हमारा क्या क्या है। फिर ये जो पीपीएम है, इसको मर्चेंट बैंकर फाइल करेगा सेबी के पास, फिर सेबी इसको पूरा रेगुलेटरी रिव्यू करेगी, ठीक है, मैन्युअली, फिर क्या करेगी, अप्रूवल देगी, फिर उसके बाद ये म्यूचुअल फंड कंपनी इस एआईएफ स्कीम के थ्रू पैसे कलेक्ट करेगी। तो ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पे हो जाता है और काफी ज्यादा पेपर वर्क लगता है इसमें। तो यहाँ पे गरुड़ा का काम क्या है, ये सारा प्रोसेस डिजिटलाइज तरीके में करना, ऑटोमेटिक तरीके में करना, ताकि जो डिले है वो कम कर सके, हम रिड्यूस कर सके और कंप्लायंस का बर्डन भी ना रहे। ठीक है, सबसे पहला काम ये है। फिर जैसे हमारा गरुड़ा का और क्या है, ये वेटिंग पीरियड को रिड्यूस कर देगा। जैसे आपने पीपीएम लॉन्च कर दिया, ठीक है, प्लेसमेंट मेमोरेंडम प्लेस कर दिया, पहले क्या था, 30 दिन का टाइम लगता था, 30 दिन के बाद जो हमारे नॉन एसेटिक इन्वेस्टर स्कीम है उसमें पैसा कलेक्ट करते थे हम, अब ये रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 10 डेज का। ठीक है,
अब ये रिड्यूस होकर कितने का हो जाएगा, 10 डेज का, अगर ये गरुड़ा स्कीम इंप्लीमेंट हो गई। फिर अगर हम बात करें एंजल फंड्स की, एंजल फंड्स कौन होते हैं, जो हमारे स्टार्टअप वगैरह में क्या करते हैं, हमारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एंजल फंड्स के लिए क्या बोला गया है, अगर गरुड़ा मैकेनिज्म आ गया तो एंजल फंड ने जैसे आज पीपीएम फाइल किया, आज पीपीएम फाइल किया, तो ये आज से ही इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये चीज बोली है एंजल फंड्स के लिए, कि एंजल फंड्स के लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे इनको एक बारी ग्रीन सिग्नल मिला सेबी की तरफ से कि आपका पीपीएम अप्रूव है, वो उसी दिन से पेमेंट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात बोली गई है सेबी ने कि अगर कोई म्यूचुअल फंड कंपनी फर्स्ट टाइम अपना एआईएफ स्कीम डाल रही है, फर्स्ट टाइम अपनी एआईएफ स्कीम डाल रही है, तो उसके लिए टाइमलाइन क्या है, उसके लिए टाइमलाइन क्या है। तो देखो यहां पे क्या बोला गया है कि वो जो लॉन्च करेगी अपनी स्कीम, वो जो लॉन्च करेगी अपनी स्कीम, उसके लिए हम 2 पॉइंट्स देंगे। 2 पॉइंट्स कौन से, या तो जिस दिन उसने अपना पीपीएम फाइल किया उससे 10 वर्किंग डेज तक का टाइम, 10 वर्किंग डेज तक का टाइम, या फिर जिस दिन सेबी की रजिस्ट्रेशन मिली उसे, इस एआईएफ स्कीम को जो पहली बारी लॉन्च हो रही है उसको सेबी की रजिस्ट्रेशन मिली उस दिन, ठीक है। इन दोनों में से जो भी लेटर होगा उस दिन वो अपना फंड लॉन्च कर सकते हैं और पैसे कलेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर से। अब मतलब क्या है इसका, मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। यहां पे रुको 1 मिनट। अब इसका मतलब क्या है, सपोज एक फंड है हमारा XYZ फंड, ठीक है, ये एआईएफ लॉन्च कर रहा है, अपनी एक एआईएफ स्कीम लॉन्च कर रहा है फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। तो यहां पे इसने क्या करना है, सबसे पहले तो पीपीएम फाइल करना है। इसने पीपीएम फाइल किया सेबी के पास सपोज 1 जुलाई 2026 को, ठीक है, 1 जुलाई को इसने अपना पीपीएम सबमिट किया। सेबी ने इसको ग्रांट किया रजिस्ट्रेशन, सेबी ने इसको ग्रांट किया रजिस्ट्रेशन ऑन 8 जुलाई, और इसने 1 जुलाई को पीपीएम फाइल किया है। तो 10 वर्किंग डेज कंप्लीट हो रहे हैं सपोज, 10 वर्किंग डेज कंप्लीट हो रहे हैं सपोज 15 जुलाई को। तो ये कब से पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकता है लोगों से, 15 जुलाई से, 15 जुलाई से, जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिल रही है सेबी से, 10 वर्किंग डेज जिस दिन कंप्लीट हो रहे हैं, इन दोनों में से जो भी लेटर होगा, जो भी लेटर होगा, तो यहाँ पे लेटर कौन सा है, 10 वर्किंग डेज, यानी कि 15 जुलाई को ये पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसी का दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पीपीएम फाइल किया 1 जुलाई को, सेबी से रजिस्ट्रेशन मिली सपोज 20 जुलाई को, 1 जुलाई को पीपीएम फाइल किया तो 10 वर्किंग डेज कब कंप्लीट हो रहे हैं, सपोज 15 जुलाई को ही। तो अब ये कब से स्कीम के थ्रू पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकता है, 20 जुलाई को। दोनों में से जिस दिन रजिस्ट्रेशन मिली है या जिस दिन इसके 10 दिन कंप्लीट हो रहे हैं वर्किंग डेज, 10 डेज मतलब वर्किंग डेज है यहाँ पे, इसमें छुट्टी काउंट नहीं होगी, सैटरडे संडे ऑफ होगा तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जिस दिन आपने पीपीएम फाइल किया है उसके 10 वर्किंग डेज काउंट कर लो आप, और जिस दिन आपको सेबी से रजिस्ट्रेशन मिला है वो दिन रख लो आप, ठीक है। तो इन दोनों में से जो भी डेट लेटर होगी उस दिन से वो आप एआईएफ स्कीम के थ्रू पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टर्स से, ठीक है, कस्टमर से, रिटेल इन्वेस्टर से आप पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो एआईएफ स्कीम के थ्रू। किस दिन, जिस दिन या तो सेबी की रजिस्ट्रेशन डेट या फिर 10 वर्किंग डेज जिस दिन कंप्लीट हो रहे हैं, उन दोनों में से जो भी लेटर डेट होगी, जो भी बड़ी डेट होगी उस दिन से। अब यहाँ पे 8 जुलाई और 15, तो लेटर कौन सी है, 15, तो यहाँ पे 15 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे 20 जुलाई और 15 जुलाई, तो लेटर कौन सी है, 20 जुलाई, तो यहाँ पे 20 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा गरुड़ा मैकेनिज्म, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहां से स्टार्ट होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर। तो सबसे पहली न्यूज है हमारे रिलेटेड टू टास्क फोर्स। अब यहाँ पे सेबी ने क्या बनाई है, एक टास्क फोर्स बनाई है जिसका नाम क्या है, तो नेम काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, साइबर सुरक्षा .ai। अब एआई का फुल फॉर्म हम सबको पता है क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
तो देखिए जो हमारे शेयर मार्केट्स हैं इनमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लग पड़ा है आजकल की डेट में एआई का। तो ये एआई की वजह से कोई साइबर अटैक या साइबर फ्रॉड होने की संभावना तो नहीं है। उन सबको टैकल कौन करेगा? ये साइबर सुरक्षा डॉट एआई। ये भी यूज़ करेगी एआई का, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेगी, जैसे कि हमारे क्लाउड माइथोस वगैरह प्रोग्राम्स जो होते हैं इनका यूज़ करेगी। और ये क्या करेगी? हमारे मार्केट को सेफ एंड सिक्योर मेंटेन करके रखने की कोशिश करेगी। कौन? ये टास्क फोर्स जिसका नाम है साइबर सुरक्षा डॉट एआई। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारी वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टाइप है। अब देखो, जो आपने कोई ग्रो ऐप देखी होगी, जीरोधा ऐप देखी होगी, या कोई भी ऐप देखी होगी ट्रेडिंग ऐप, या मनी कंट्रोल की साइट देखी होंगी, उसमें किसी भी स्टॉक के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डिटेल आती हैं। जैसे स्टॉक का प्राइस, 52 डेज हाई, 52 डेज लो, 52 वीक्स हाई, 52 वीक्स लो, फिर मैक्सिमम वॉल्यूम ट्रेडेड, मैक्सिमम परसेंटेज चेंज, ये सब इतनी डिटेल्स आती हैं, ठीक है। इतनी डिटेल्स इनके पास कैसे आती हैं? इनके पास आती हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। जो हमारा एनएससी है या बीएससी है, ये सारी डिटेल्स को क्या करता है? सेल करता है, ठीक है, सेल करता है इनको। जो हमारे ब्रोकर्स होते हैं या फिर हमारी वेबसाइट्स होती हैं, इनको सेल करता है। ये इनका अर्निंग सोर्स है। एनएससी और बीएससी का ये अर्निंग सोर्स है। ये डाटा पूरा जो है ये अर्निंग सोर्स है। अब सेबी क्या चाहता है? कि सेबी बोल रहा है कि देखो, ये बीएससी जो हमारे स्टॉक मार्केट्स हैं उनका अर्निंग सोर्स है ये डाटा। अब यहाँ पे क्या है कि एजुकेशनल पर्पस के लिए भी ये डाटा शेयर करना पड़ता है। एजुकेशनल पर्पस के लिए भी ये डाटा शेयर करना पड़ता है। जैसे कि सपोज एक यूनिवर्सिटी है, आईआईटी समझ लो, ठीक है, आईआईटी। अब आईआईटी क्या कर रही है कि वो एक प्रोटोटाइप बना रही है, प्रोटोटाइप बना रही है एक शेयर मार्केट का। अब उसमें उसको क्या डालनी पड़ेंगी? डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। एक प्रोटोटाइप, एक प्रोजेक्ट टाइप बना रही है शेयर मार्केट का, तो उसमें उसको डालनी पड़ेंगी डिटेल्स, ठीक है, स्टॉक्स की, किसी भी स्टॉक्स की। तो उन्होंने बोला अपनी तरफ से इतना दिमाग क्यों लगाना, हम एनएससी या बीएससी से, सेबी को बोल के उनसे डाटा ले लेते हैं। अब वहां पे देखो, एनएससी बीएससी जो डाटा देता है अपने इनको ब्रोकर्स को या साइट्स को, वेबसाइट्स को, तो इनको तो देता है पैसे में। अब यहाँ पे एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन के लिए फ्री में भी दे सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले होता था कि आप एक दिन पुराना डाटा देते थे। जैसे कि सपोज अगर आज 2 अगस्त है, तो आप 1 अगस्त का डाटा दे देते थे एजुकेशनल पर्पस के लिए। अब यहाँ पे क्या होता था कि कोई कोई इंस्टीट्यूट एजुकेशन के नाम पे ये डाटा ले लेता था एनएससी बीएससी से और इसको आगे सेल कर देता था। तो यहाँ पे क्या होता था, एनएससी बीएससी का जो अर्निंग सोर्स है उस पे क्या हो जाता था, थोड़ा नुकसान हो जाता था, कि ऐसे उन्होंने वो डाटा बेचना था ब्रोकर को। पर यहाँ पे क्या हुआ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने हमसे पढ़ने के लिए मांगा, एजुकेशन पर्पस के लिए मांगा, और हमने इनको कल का डाटा दे दिया और इन्होंने आज ये मार्केट में बेच दिया। तो यहाँ पे सेबी ने क्या बोला है कि अब से कोई भी अगर एनएससी बीएससी या किसी भी से आपसे कोई भी डाटा मांग रहा है एजुकेशन पर्पस के लिए, तो आप उसको डाटा दोगे 30 डेज पुराना, 30 दिन पुराना डाटा दोगे आप उसको, जिससे अगर वो मार्केट में बेचेगा भी तो कोई उससे खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि 30 दिन पुराने डाटा का मैं क्या ही करूंगा आज की डेट में, ठीक है। तो आपसे अगर कोई एजुकेशन पर्पस के लिए डाटा मांगेगा तो आप उसको 30 दिन पुराना डाटा दोगे। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसके लिए? NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स। अगर ये आपसे एजुकेशन पर्पस के लिए डाटा मांगेंगे तो इनको आप एक दिन पुराना वाला डाटा दोगे, 1 डे ओल्ड वाला डाटा दोगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ये सेबी का ही इंस्टीट्यूट है। ये सेबी का ही इंस्टीट्यूट है। इसमें क्या होता है, सेबी के जो अफसर्स होते हैं, ट्रेन ऑफिसर्स होते हैं या कलीग्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं सेबी के, उनको ट्रेनिंग दी जाती है इसमें NISM में। तो ये क्या है, एक तो सेबी का ही है, ठीक है, और इसमें जो बंदे ट्रेन किए जाएंगे वो भी सेबी के ही होंगे। तो यहाँ पे क्या है, डाटा लीकेज की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है। कि ऐसा नहीं है कि ये बाद में बाहर जाके आपको ये डाटा किसी और ब्रोकर को बेचें, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट जो है वो किसका है, सेबी का ही है। तो जब NISM आपसे एजुकेशन पर्पस के लिए डाटा मांगेगा तो इसको आप एक दिन पुराने वाला डाटा दोगे। बाकी कोई भी एजुकेशन पर्पस के लिए आपसे डाटा मांगेगा तो उससे उसको आप 30 दिन पुराने वाला डाटा दोगे, ठीक है, 30 डेज ओल्ड वाला डाटा दोगे। फिर लास्ट न्यूज़ है आज की हमारी कि जो आपका पोर्ट डीमैट अकाउंट होता है, ठीक है, जो आपका डीमैट अकाउंट होता है या म्यूचुअल फंड फोलियोज होते हैं, डीमैट अकाउंट जिसमें आपने शेयर परचेज किया, तो वो शेयर शो कहाँ होगा आपको, ये डीमैट अकाउंट में, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। जैसे आपने म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड है, ठीक है, कंपनी, उसके आपने कोई नैफ्स खरीदे, NAV, ठीक है, यूनिट्स खरीदी आपने कोई भी म्यूचुअल फंड की, तो वो आपको किस में शो करेंगी, आपके म्यूचुअल फंड फोलियो में। तो यहाँ पे क्या बोला है कि
आप अपने म्यूचुअल फंड फोलियो हो गया या डीमेट अकाउंट हो गया, इसमें नॉमिनी अपडेट कर सकते हो, और मैक्सिमम कितने कर सकते हो, 3 नॉमिनीज अपडेट कर सकते हो। तो देखो जो ज्वाइंट अकाउंट होता है उसमें नॉमिनी अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है वैसे, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट का मतलब ही क्या होता है, अगर एक मर गया तो दूसरे का, दूसरा मर गया तो पहले का, ठीक है। इधर और सर्वाइवर जिसे हम बोलते हैं, इधर और सर्वाइवर, कि अगर पहला मर गया तो दूसरे का, दूसरा मर गया तो पहले का, वो सारा पैसा। पर जो सिंगल अकाउंट, वैसे ज्वाइंट अकाउंट में आप नॉमिनी कर भी सकते हो, ऐसे मना नहीं है, पर नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। देखो बहुत कम संभावना है कि दोनों बंदे एक साथ ही मर जाएं, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है, एक मरता है दूसरा बच जाता है तो दूसरे का पैसा, दूसरा मर गया पहला बच गया तो पहले का पैसा, और बाय चांस दोनों मर गए तो उस सिनेरियो में फिर नॉमिनी चाहिए होता है, या तो फिर आपको लीगल हायर बनाना पड़ेगा। तो ज्वाइंट अकाउंट में कंपलसरी नहीं है आपको नॉमिनी करना, पर करोगे तो बेनिफिट रहेगा, क्योंकि देखो सपोज दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, ये घूमने गए और इनका एक्सीडेंट हो गया, दोनों एक्सपायर हो गए फिर, तो उस लिए नॉमिनी करना ही चाहिए हर अकाउंट में। और मैक्सिमम नॉमिनी कितने कर सकते हो आप, 3। जब आप नॉमिनी करोगे तो आप यहाँ पे आगे परसेंटेज भी लिख सकते हो, कि भाई देखो जैसे मैंने 3 नॉमिनी किए हैं, तो पहले वाले को आप 20% देना, दूसरे वाले को 40%, और तीसरे वाले को भी 40%। ऐसे आप मेंशन भी कर सकते हो। और अगर आपने कुछ चीज़ मेंशन नहीं की तो ऑटोमेटिकली तीनों के हिस्से में बराबर रकम आएगी, 33.33 जितना बनता है उतनी रकम आ जाएगी तीनों के हिस्से में। आप एक नॉमिनी भी कर सकते हो, दो भी कर सकते हो, और मैक्सिमम 3 कर सकते हो। दो कर दिया तो आप वहां पे लिख भी सकते हो कि भाई पहले वाले को आपने 30% देना है, दूसरे वाले को 70% देना है। अगर आपने ऐसे नहीं मेंशन किया तो जब आप एक्सपायर हो गए तो दोनों नॉमिनी को 50-50% मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो आप। तो मैक्सिमम नॉमिनी कितने कर सकते हो, 3, ठीक है। तो ये था सेबी सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ मई। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।